नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए गौरापंत शिवानी जी का लिखा हुआ ख्याति प्राप्त उपन्यास 14 फेरे। 14 फेरे उपन्यास सन 1960 के दशक में साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में जब धारावाहिक प्रकाशित होना शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने शिवानी जी को यश और ख्याति के चरम पर पहुंचा दिया और हिंदी की एक जानी मानी लेखिका के तौर पर पूरे देश में स्थापित कर दिया। आज शिवानी जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने लेखन में, अपने कृतित्व में वो अमर हैं और आज भी हम जब उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनको अपने आप में, अपने बीच में जीवित पाते हैं। आज भी युवा दिलों को धड़का देने की ताकत रखने वाला ये उपन्यास मैं आपको कई भागों में सुनाने जा रही हूँ। प्रत्येक भाग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे आप निर्बाध रूप से पूरे उपन्यास का आनंद उठा सकें। अब मैं आपसे उपन्यास के अंतिम भाग में ही मिलूंगी, तो शुरू करते हैं उपन्यास 14 फेरे। ऊंचे नारियल और ताड़ के वृक्षों से घिरा नंदी अपने असंख्य कक्ष गवाक्षों की जगमगाती बत्तियों से किसी जंगी जहाज सा लगता था। दूर से किसी भड़कीले होटल सा दिखता वो अनुपम उत्तंग सौध बंगाल के कुशल शिल्पियों की चतुरकला का उत्कृष्ट नमूना था। कलकत्ते में एक से एक भड़कीले प्रासाद हैं, दमकीली अट्टालिकाएं हैं, किंतु नंदी का सौंदर्य वास्तव में मौलिक था। सुना है किसी फ्रेंच इंजीनियर को मोटी रकम देकर कर्नल ने नंदी का नक्शा बनवाया था। वो एक आलीशान अट्टालिका नहीं, हिंदू कला के इतिहास के किसी सुवर्ण युग की जीवंत झांकी थी। कहीं पर दक्षिण के महाबलीपुरम के गुहाद्वार पर अंकित चित्रों की अनुकृतियां अंकित थीं, कहीं पल्लव शैली के ऊंचे शिखरों को जावा और अन्नाम के मंदिरों का रूप देकर गगनचुंबी मोहक मरुणों के मोड़ में मोड़ दिया गया था। दक्षिण की प्राचीन तक्षण शिल्पकला बंगाल के कुशल आधुनिक शिल्पियों की चतुर अंगुलियों में पुनः प्राणवान हो उठी थी। कला मर्मज्ञ पांडे ने रंगीन पत्थरों को जोड़ जोड़कर ऐसे अनूठे मेहराब और कंगूरे बनवा दिए थे कि 16वीं शताब्दी की भवन निर्माण कला भी फीकी पड़ जाती थी। एक खुले प्रकोष्ठ में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर जाली की झिलमिल खिड़कियां थीं और पूरा फर्श मोजाइक था। उसी फर्श और दीवारों की खिल्ली सी उड़ाती एक कोने में काठ की एक छोटी सी चौकी पड़ी थी। उस पर लाल कपड़े से ढकी एक रामायण गृह स्वामिनी की स्मृति चिन्ह बनी रह गई थी। कमरा उस राजप्रासाद की गृह स्वामिनी का था, जो अपनी राजसी वैभव को स्वेच्छा से ठुकराकर बद्रीनाथ के किसी गहन कंदरा में जाकर वैराग्य साधना में खो गई थी। विलास के जिस कक्ष में वैराग्य का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था, वहां कहां से आकर वैराग्य ने उसे गिद्ध की तरह झपट कर दबोच लिया। यह एक आश्चर्यजनक व्यापारी ही था। एक दिन वो स्वयं ही अपने वैभव से ऊब कर चली गई थी। एक पत्र वो पति के लिए छोड़ गई थी। गुरुदेव अब 80 साल के हो चुके हैं। आपकी सेवा यथेष्ट कर ली, फिर आपकी सेवा करने वाले बहुत हैं। गुरु के चरणों में रहकर ही दिन काट लूंगी। ऐसी तैसी साले गुरु की, कर्नल ने क्रोध से दांत पीसकर कहा था और चिट्ठी फाड़कर फेंक दी थी। उसकी सेवा करने वाले कौन थे और किस पर नंदी ने चोट की थी, वो समझ गया, पर उसे किसी का भय नहीं था। न फिर कर्नल ने पत्नी को बुलाने का कोई प्रयत्न किया, न वो स्वयं ही लौट कर आई। बात धीरे धीरे आई गई हो गई। केवल उस अट्टालिका के नाम के साथ ही गृह स्वामिनी की स्मृति अवशिष्ट रह गई। नंदी के विराट बावर्ची खाने में दिन रात दावतों का आयोजन पूर्वत होने लगा। संयम की शिला किसी सैलाब में डूब कर रह गई थी। विवेक स्तंभ ढह गया था। अब गृह का प्रत्येक सदस्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। उड़िया महाराज अपने दाल के कटोरे में जी भर घी उड़ेल कर अपने सूखे शरीर की स्वास्थ्य वृद्धि कर सकता था। मुसलमान बावर्ची अहमद पूरा मुर्ग अपने घर भिजवा सकता था। धोबी जितनी चाहे उतनी कमीजें धुलाई में पार कर सकता था। आए दिन मेहमानों की बाढ़ आने लगी। दरिद्र आत्मीय स्वजन दामन फैलाकर हाथा घेरने लगे। कर्नल कुमाऊं का आगा खान था, दरिद्र विधवाओं का कल्पतरु। कर्नल के नाम के पीछे किसी फौजी ओहदे का वैभव नहीं था। झूठ के व्यवसायी कर्नल का नाम केवल उसकी 6 फुटी विराट देह के बूते पर ही पड़ गया था। कोई ऐसा व्यवसाय नहीं था जिसकी डोर कर्नल के हाथ में नहीं थी। उसके पिता जज थे और माता थी संस्कृत के प्रकांड विद्वान शास्त्री रामेश्वर जी की पुत्री।
उन्हें स्वयं ज्योतिष का ऐसा विलक्षण ज्ञान था कि दूर दूर से लोग उनसे अपना वर्षफल बनवाने आया करते थे। पुत्र की प्राप्ति उन्हें शिव की आराधना से हुई थी। इसी से पुत्र का नाम धरा गया शिवदत्त। जज साहब के एक ही संतान हुई, इसी से बड़े लाड प्यार से लालन पालन होने लगा। जज साहब स्वयं पहाड़ के कमेटी स्कूलों में ही वर्ण पाठ के साथ साथ माँ बाप की गालियों का पाठ पढ़कर बड़े हुए थे। पहाड़ी मास्टरों के लिए उन्होंने गांजे की गोलियां और सुरती का मसाला जुटाया था। 7वीं कक्षा में पहुंचते ही सिगरेट के अमृत स्वरूपी फूंक कर रस्सा स्वादन किया था। इसी से चाहते थे कि पुत्र नैनीताल के साहबी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करे, जहां काले झप्पेदार लबादे पहने आयरिश ब्रदर समृद्ध पिताओं के भाग्यवान पुत्रों को चाबुक से चमड़ी उधेड़कर अंग्रेजी अदब कायदे सिखाते थे। फीस बड़ी तगड़ी थी, पर जाड़ों की छुट्टियों में शिवदत्त स्कूल के ब्लेजर में चमकता हुआ घर आता तो जज साहब का सीना गर्व से तन जाता। किसी तरह लड़का सीनियर कैम्ब्रिज पास कर ले, फिर विलायत भेज दूंगा, जज साहब अपने मित्र से कहते। पर पुत्र को विलायत भेजने का स्वप्न साकार नहीं हो पाया। कुमायूं तब सनातनी संस्कारों की जटिल बेड़ियों में जकड़ा था। एक साहसी कुमायूनी तरुण जापान भाग गया था और उसकी विदेश यात्रा से क्षुब्ध होकर कुमायूं के महापंडितों ने उसके पूरे परिवार को जातिच्युत कर दिया था। जज साहब के वृद्ध पिता जीवित थे। पौत्र के अंग्रेजी स्कूल से लौटने पर उस पर विधिवत गोमूत्र का छिड़काव कर उसे पितामह की चरण धूलि मिलती। शिवदत्त को इंटर कराने के पश्चात इलाहाबाद भेज दिया गया। साथ में एक ब्राह्मण रसोईया भी गया। संध्या पूजन के नियमों को निभाता शिवदत्त एमए कर वकालत पढ़ने लगा। इसी बीच शिवदत्त के भाग्य ने पलटा खाया। कुमायूं के कमिश्नरों से जज साहब के पूर्व पुरुषों की मैत्री का क्रम चला आ रहा था। ट्रेल से लेकर रामजे तक उनके परिवार के परम हितैषी मित्र रह चुके थे। एक दिन कमिश्नर साहब ने तरुण शिवदत्त को देखा और जज साहब से कहा, पांडे, क्यों वकालत पढ़ाकर बेटे का जीवन बिगाड़ रहे हो? देखते नहीं लड़का व्यवसाय में लगाने से चमक उठेगा। कलकत्ते का विल्सन मेरा मित्र है, एक चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम्हारे लड़के को बना देगा। उन दिनों किसी उच्च पदस्थ अंग्रेजी अफसर की चिट्ठी सोने की चिड़िया होती थी। विल्सन ने कर्नल को देखा, परखा और पहचान लिया। पटसन का व्यवसायी लखपति विल्सन मानव हृदय का अद्भुत जौहरी था। यदि कर्नल अयोग्य होता तो उसे ठोकर मारकर दूर फेंकने में उसे तनिक भी संकोच ना होता, चाहे वो उसके अंतरंग मित्र का तोहफा ही क्यों ना हो। पर वो तो सचमुच ही बहुत प्यारा पहाड़ी तोहफा निकला। युवा शिवदत्त के बुद्ध दीप्त चेहरे की तीखी दृष्टि ने ही विल्सन को सबसे अधिक प्रभावित किया। दृष्टि क्या थी? अच्छी खासी सर्जन की तेज छुरी थी, जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति के हृदय में धंसकर मन का सच्चा हाल जान लेती थी। विल्सन को ऐसी ही तीखी दृष्टि की आवश्यकता थी। भारतीयों के जटिल हृदयों की गुत्थी सुलझाने के लिए एक ऐसे ही सजग चाणक्य की खोज थी उसे। विल्सन के अधिकांश मातहत बंगाली थे और प्रायः सबके सब आवश्यकता से अधिक बोलते थे। कर्नल का मित भाषण ही विल्सन की दृष्टि में उसका सबसे बड़ा गुण था। कर्नल एक रहस्यमय चुप्पी के आवरण में डूबा रहता और वो बोलता तो प्रत्येक शब्द को विवेक के तराजू में तौलकर। उसकी आवाज़ नरम थी, पर आवश्यकता पड़ने पर गर्म भी हो सकती थी। ऑफिस के सारे कर्मचारी उससे थर थर कांपते थे। वो जानता था कि दिन रात की चिड़चिड़ और धमकियों से ऑफिस का अनुशासन नहीं साधा जाता। एक ही बार गरज कर जैसे शेर बब्बर पूरे जंगल को सहमा देता है, उसी प्रकार यदाकदा एक आध बार गरज कर वो सबकी मूछें नीची कर देता। कर्नल का दंभ भी उसके व्यक्तित्व का एक विशेष अंग था। वो ऐसे चलता जैसे वो पूरे संसार का एक छत्र निरंकुश सम्राट हो। उसकी छोटी आंखों में दूसरों की खिल्ली सी उड़ाता उसका अहम भाव उसके गर्वीले स्वभाव को और भी स्पष्ट कर देता। उसके इसी दंभी स्वभाव ने उसके मित्रों की संख्या बहुत कम कर दी थी। शत्रु ही अधिक थे, किंतु कड़े से कड़े शत्रु का सिर भी वो बड़ी निर्ममता से कुचल कर फेंक सकता था। तुम्हारे अदब कायदे और बुद्धि देखकर मुझे अनायासी लॉर्ड चेस्टरफील्ड का स्मरण हो आता है पांडे। विल्सन साहब उसके चौड़े कंधे थपथपाकर कहते तो वो किसी कुशल फौजी अफसर की भांति शरीर को काट कासा बनाकर खड़ा रहता। थैंक यू सर। वो अनोखी अदा से साहब की प्रशंसा ग्रहण करता, पर उसके गंभीर चेहरे पर आत्मश्लाघा की एक रेखा भी नहीं उभरती। धीरे धीरे विल्सन की अनुपम शिक्षा ने उसे कुशल व्यवसायी बना दिया। बड़ी बड़ी फर्म से उसके लिए बुलावे आते, पर अब वो अपनी जड़ के सहारे अभिमान से खड़े होने योग्य पुष्ट तमाल तरु था, किसी का आश्रय लेकर पनपने वाली वन्य लता नहीं। विल्सन साहब उसे अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे।
व्यापार संबंधी कोई भी जटिल समस्या होती, पांडे उसे मिनटों में सुलझा देता। कर्मचारियों की हड़ताल होती तो बागियों को बेरहमी से उखाड़ कर फेंक देता। इधर विल्सन साहब को स्वदेश की याद भी सताने लगी थी। विल्सन एक कुशाग्र बुद्धि के दूरदर्शी पुरुष थे। वे जान गए थे कि एक न एक दिन अंग्रेजों को सोने की चिड़िया की ममता की डोर को काटकर जाना ही पड़ेगा। विल्सन साहब अब यथेष्ट गरिमा बटोर चुके थे। अपना कारोबार समेटकर इंग्लैंड जाने लगे तो बड़े आग्रह से पांडे को भी साथ ले लिया। जज साहब ने चुपके से अनुमति दे दी। समाज का घोर विरोध उन्होंने स्वयं झेल लिया, किंतु पुत्र की उन्नति का द्वार अवरुद्ध नहीं होने दिया। पांडे कितना घूमा था, ज्यूरिक, वियना, फ्रांस, इटली, जावा, सिंगापुर, बर्मा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसी बीच विल्सन साहब का देहांत हो गया। यह पांडे के लिए बड़ी कड़ी चोट थी। शोक से विवल होकर वो घर लौटने को व्याकुल हो उठा। विल्सन ने ही आज तक हाथ पकड़ पकड़ कर उसे सफलता की दुर्गम चढ़ाई पार करवाई थी। अब उसकी बाह कौन गहेगा। स्वदेश लौटकर उसने अपने मृत स्वामी का कारोबार फिर चला लिया। विदेश से लौटने पर उसकी व्यवसायी बुद्धि और भी प्रखर हो गई थी। कुछ ही दिनों में वो कलकत्ते के प्रमुख व्यवसायियों में एक था। पुत्र की महिमा से जज साहब और भी महिमामय हो उठे थे। एक से एक लड़कियों की कुंडलियां आने लगी थीं, पर उन्होंने अपने विलायती पुत्र के लिए एकदम ही देशी कन्या ढूंढकर वागदान कर दिया। तब कुमायूं में कन्या का रूप रंग नहीं, कुल और गोत्र देखा जाता था। विवाह का दिन नियत कर कर्नल को तार कर दिया गया था। कर्नल की माँ का मायका नाहन में था। नाहन की प्रवासिनी कुमाऊनी रमणियाँ अपने सौंदर्य के लिए सदा से प्रसिद्ध रही हैं। इसी से कर्नल को भी विशेष आपत्ति नहीं हुई थी। विवाह हुआ और वो विवाह बहुत दिनों के लिए कुमाऊं के परिवारों में चर्चा का विषय बन गया। बारात के आगे झूमते हाथी, जलती मशालें और आकाश को रंगीन बनाती आतिशबाजियां, सब कुछ कुमाऊं के भोले सरल बारातियों के लिए एकदम नया अनुभव था। बताशा सी खस्ती कचौड़ियों, फेनीदार बालूशाहियों और उनसे भी मीठी नाहन की सुंदरियों की बंकिम चितवनों ने बरातियों को मोह लिया। ऐसी ऐसी मीठी गालियां गाई गईं कि समधी रस विभोर हो उठे। दहेज में मीना के गागर, चांदी का पानदान, मामा के यहाँ का भात आदि सब पहाड़ी बिरादरी के लिए एक नई टीम टाम थी। पहाड़ में केवल ₹1.25 जमाता को थमाकर कुश और हल्दी के बूते पर ही कन्यादान दिया जाता था। आज पहली बार विवाह की परंपरा ने नई करवट बदली थी। गठरी सी सिमटी अपनी नई पत्नी को देखकर कर्नल को एक और चेहरे की स्मृति विवल किए दे रही थी। घोड़ा भगाती पैट्रिशिया विल्सन, जिसकी किशोर पिंडलियां तंग जोधपुरी में उभर जाती थीं, स्पोर्ट ब्लाउज से झांकता उन्मुक्त यौवन, नीले समुद्र सी उदार आंखें और कंधे पर झूलता काश गुच्छ सा बालों का गुच्छा। विल्सन साहब ने जानबूझकर ही कितनी बार दोनों को अवसर दिया था। इटली के नीलाकाश के नीचे मिस्र के पिरामिडों के साये में पेट्रिशिया का सौंदर्य उसे क्लियोपेट्रा की ही भांति चुनौती दे उठा था। क्षण भर को पागल बना दिया उसे उस मादक दृष्टि ने, पर कुल की मर्यादा और समाज का अंकुश उसे सर्वदा जागरूक रखता। जब कभी चित्त का विद्रोही घोड़ा इधर उधर मुंह मारता, वो विवेक की लगाम खींचकर राह पर ले आता। अपनी दोगली संतान को माँ की गोदी में डालकर क्या वो उसे सुखी बना सकेगा? पैट्रिशिया विल्सन का सौंदर्य घोड़े की पीठ, ब्रिज की मेज, नाचघर या अपने पिता के साहबी बंगले में ही खिल सकता था। उसके चिलम फूंकते बूढ़े पितामह, जिसकी टल्ले लगी धोती को उनके जज पुत्र की महिमा भी नहीं बदल सकी, पैट्रिशिया क्या बदल सकती? उसके क्रोधी दुर्वासा से पितामह चिलम ठंडी हो जाने पर अपनी बहुओं को कैसी करदय गालियां दे डालते थे। ओरी पात्रों, क्या तुम्हारी माएँ भी तुम्हारे खस्मों की कचहरी में चली गईं, जो आज ससुर की चिलम का भी ध्यान नहीं रहा? मुंह में आंचल ठूंस कर हंसी रोकती घर की बहुएं हंस खेल कर ही क्रोधी पितामह के अग्नि बाण सह लेती थीं। पर पैट्रिशिया क्या ऐसा कर सकती थी? पैट्रिशिया विल्सन अपने सुनहले यौवन को कर्नल के कुल के घूंघट की परिध में कभी नहीं बांध पाती। हृदय पर पत्थर रखकर कर्नल उसे भूल गया था। विवाह कर कर्नल अकेले ही कलकत्ता लौट आया। बहू को साथ ले जाने की धृष्टता तब कुमाऊं का तरुण नहीं कर सकता था। पुत्र बहू को सास और ससुर की सेवा के लिए ब्याह कर लाता था, प्रणय निवेदन की सार्थकता के लिए नहीं। नंदी गोरी थी, शरीर की गठन भी सुंदर थी, पर फिर भी चेहरे पर लावण्य नहीं था। एक रूखा सा भाव पूरे चेहरे पर फैला रहता था। कर्नल चला गया और नंदी परिवार के विशाल जहाज में खलासी की तरह जोत दी गई।
जाड़े आते और झरझर कर आकाश से बर्फ रुई सी धुनकर पत्थरों की ढालू छतों पर बिखर जाती। सेब, अखरोट और दारिम की हरी हरी पत्तियां सूख सूख कर झड़ जाती। कोई उनके सूखे ठूंठ देखकर नहीं कह सकता था कि वे ही सूखे ठूंठ कभी फलों के बहार से दोहरे होकर लद जाएंगे। ऐसी ही बर्फ नंदी के यौवन पर भी गिर गिर कर जमने लगी। नित्य का बंधा काम वो निभाती जाती। कई जोड़ियां चचिया ददियां सासों की सेवा का उसे अभ्यास हो गया था। जिस दिन पितामह की सधी गालियों की बौछार नहीं होती, उसे वो दिन अधूरा सा ही लगता। मझली सास को चाय में अदरक डालकर भरा गिलास कमरे में ही पहुंचाना होता। बूढ़े पितामह की चिलम के इंजन में निरंतर कोयला झोंकने का काम भी उसी के जिम्मे था। स्वयं जज साहब को नहान की बहू के गुदगुदे हाथों की डली रोटी में स्वाद आता था। नहान की बहू ऐसा दिया थी जिसकी जगमगाती जोत से घर भर में उजाला था। अगर अंधेरा था तो केवल उसी दिए तले। वर्ष में एक बार कर्नल घर आता, पर नंदी को अपने नाना कार्य निपटाते अबेर हो जाती। जब वो पति के कमरे में पहुंचती तो कर्नल उसे झिड़कियों से चीर कर रख देता। हद है, लगता है तुम्हें घर के खूसट बूढ़े बूढ़ियों से ही मोहब्बत है, रात भी वहीं बिता आती। सहम कर नंदी से सकुटती। वर्ष भर के उपालंब रौबीले पति के एक ही धमकी में उड़ जाते। अरसिक कर्नल का प्रणय निवेदन भी उसकी शुष्क धमनी सा ही रहता। दिए की बत्ती को फूंकने में यक्ष पत्नी की जिस अनुपम सौंदर्यमयी भाव भंगिमा का कालिदास ने वर्णन किया है, वो शायद नंदी में भी रहा होगा। किंतु कर्नल की आंखें उसके उस सौंदर्य पक्ष को नहीं देख पाती। वे तो यही जानता था कि लकड़ी और कंडे के बदबूदार धुएं में लिपटी उसकी पत्नी एक सुगृहिणी थी, किंतु कुशल प्रेमिका नहीं। उधर पति के निर्लज्ज प्रणयालाप से ऊबकर नंदी कभी कभी कानों में उंगली धर लेती। हाय राम, कैसी छिछोरी बातें बकता रहता था रात भर। दिन में जिसके गंभीर चेहरे के आवरण को चीरकर हंसी की विद्युत छटा सी भी नहीं दिखती थी, रात को वही संयमी पति अत्यंत असंयमित आचरण कर बैठता था। कर्नल अपनी बर्फ सी शिल सी ठंडी पत्नी पर कभी कभी ऐसा उबल जाता कि छुट्टी शेष होने से पूर्व ही स्वयं छुट्टी की छुट्टी कर देता और कलकत्ते भाग जाता। इसी तरह कर्नल के वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे विष घुलता गया और उसने घर आना भी बहुत कम कर दिया। तार से उसे पुत्री के जन्म का समाचार मिला, तब भी वो घर नहीं गया। नंदी ने चचेरे देवर के पार्श्व में बैठकर ही षष्ठी पूजन किया तो उसकी आंखें घूंघट के भीतर ही छलक उठीं। पंडित के मंत्रों के बीच ही उग्र पितामह की गालियों का क्रम चालू था। शिबिया के पल्ले नहान की परदेशन पड़ी। अपने कुमाऊं की छोरी होती तो पहलोठी में ही दन से बेटा जनती। हरदत्त की बहू का पहलौठी लड़का देवदत्त के भी छोकरा ही हुआ। मेरे भी शिबिया का बाप और उसकी बहू के भी लड़का। इस साली ने खानदान की रीत बिगाड़ दी। पहले ही पहल चेहड़ी देखता हूँ हरवंश का पाठ कराना होगा, पर हरवंश का पाठ बेचारे नहीं करा सके। बीच ही में एक दिन नहान की बहू को माँ की एक भद्दी गाली देकर उठे कि चकरा कर गिर पड़े और फिर नहीं उठे। पुण्यात्मा लोग राम का नाम लेकर चूल्हा छोड़ते हैं, बूढ़ा मरा भी तो माँ की गाली देकर। घर की पुरानी मुंहफट नौकरानी ने कहा। गोबर से जमीन लीप लाप कर लिटा दिया गया और फिर सधे स्वर में घर की बहुओं के संवेद क्रंदन ने दिग दिगंत गुजा दिए। मन ही मन प्रसन्नता के विमानों पर उड़ती घर की बहुएं बड़ी देर तक रोती चीखती रहीं। एक भयंकर युग का अंत हो गया था। वो ग्रह के स्वामी की नहीं, किसी विराट दानव की देह पड़ी थी, जिसके आतंक से नहान की बहू ने अपने पति की भी अवहेलना कर दी थी। वही मृत्यु में कितना भोला और असहाय लग रहा था। लोगों में काना फूसियां हो रही थीं। बूढ़ा पंचकों में मरा है, ना जाने किस किस को ले जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। 13वीं करके जज साहब लौटे तो बोले, छाती में बड़ा दर्द है। डॉक्टर बुलाने के बदले ये पति की कुंडली लेकर बैठ गईं। ब्रह्मा की गोद में भी जज साहब बैठे हों तो भी काल खींच कर ले जाए, ऐसा विचित्र योग था। उन्होंने सिर से पैर तक श्रृंगार किया, पान खाकर बड़ी सी बिंदी टिकड़ी लगाई और पिछवाड़े के कमरे में जाकर द्वार बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर ने आते ही सबके कलेजे में तीर सा मार दिया। हृदय गति बंद हो गई थी। एक सूतक की छूत दूर भी नहीं हुई कि ये वज्रपात हो गया। कंधा लगाने को बेटा भी उतनी दूर से नहीं आ सकता था। जज साहब की बहू की ढूंढ बची। बड़ी देर तक द्वार खटखटाने पर जब नहीं खुला तो कुल्हाड़ी से द्वार तोड़ दिया गया। 16 श्रृंगार किए सती लक्ष्मी की निर्जीव देह पति के विवाह के रेशमी पीताम्बर से बंधी झूल रही थी। दोनों को एक ही अर्थी पर सजाकर राम नाम सत्य की महत्ता को भूल लोग सती मैया की जय करते शमशान ले गए। तीसरे दिन कर्नल पहुंचा।
क्रिया करके वो घुटनों तक धोती पहन सिर मुड़ाकर सफेद कपड़ों का छोपा बांधकर घर लौटा तो नंदी को पहली बार पति को देखकर किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। घनी मूछों की यवनिका ने झूठ मूठी पति के चेहरे को भयावना बना दिया था। 13वीं कर जब कर्नल कलकत्ता जाने के लिए सामान बांधने लगा तो नंदी भी अपना सामान तैयार करने लगी। क्यों, ये क्या, तुम कहाँ चल रही हो? उसने आश्चर्य से पूछा। आपके साथ। पत्नी के दृढ़ कंठ स्वर से वो चौंक गया। अब मैं यहाँ किसके पास रहूंगी? चचिया तैया सासों की मैंने यथेष्ट सेवा कर ली, अब आपकी करूंगी। उसने हंसने का उपक्रम भी किया था। वाह, बड़ी देर में मेरी सेवा का ध्यान आया, पर मैं तुम्हें कहाँ ले जाता फिरूंगा? मुझे दिन रात दौरे पर रहना पड़ता है। ना हो तो थोड़े दिन मायके रहे हो, सुविधा होने पर तुम्हें बुला लूंगा। फिर नंदी ने कुछ नहीं कहा। भाई आकर उसे लेवा ले गए। मायके में भी माँ नहीं थी, पिता का पहले ही देहांत हो गया था। भाई रेवती रमण की कविराजी की दुकान थी, घर के रईस थे, इसी से बहन को अपने पास रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। पहले पहल मायके में नंदी का भव्य स्वागत हुआ। भाभी ने ऊपर का कमरा खोल दिया, बच्ची को मालिश करने के लिए नाइन लगवा दी। पर जब वर्ष में एक बार भी कर्नल ने पत्नी पुत्री की कोई खोज खबर नहीं ली तो भाभी ने पैतरा बदल लिया। प्रायः ही ननद भाभी में चकचक चलने लगी। रेवती रमण सरल स्वभाव के धर्मभीर व्यक्ति थे। बहन के मन की व्यथा से वे भी व्यथित थे, किंतु पत्नी से दबते दबते एकदम ही दब्बू बन गए थे। नंदी को किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका वे विशेष ध्यान रखते, किंतु ननद भाभी के व्यवहार में कटुता विषम होती गई। नंदी भाभी के कटु व्यवहार को देखकर अवाक थी। जिस मायके की आंगन और देहरी की परिधि में उसने ही पहले पहले एक अपरिचित किशोरी को अपना बनाकर हृदय से लगा लिया था, वही आज गृह की स्वामिनी बनकर उस पर शासन करना चाहती थी। 15 वर्ष तक जिस कमरे में नंदी का एक छत्र राज्य था, वहां अब भाभी की बहन दुल्लो रहती थी। उसकी बुलबुल बाटी, पट्ट पांचे की तंग सलवार, कसी कसी कमीज और नायलॉन का दुपट्टा, सब कुछ देखकर नंदी सिर से पैर तक जल बुन जाती थी। कॉलेज ही में पढ़ती है तो क्या हो गया, ठसक तो ऐसे दिखाती थी जैसे वो नंदी के बाप का नहीं उसी के बाप का घर हो। भाभी के साथ नंदी का चौथा वर्ष चल रहा था। अहिल्या मामा की आंख की पुतली थी, पर मामी की आंख का कांटा। इसका एक कारण और भी था। रेवती रमण के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, किंतु विधाता ने तीनों को ही सौंदर्य दान में कृपणता दिखलाई थी। दोनों लड़के हकलाते थे और एक साथ ही दोनों को माता निकली थी। भयानक यंत्रणा देकर माता शांत हुई थी, किंतु दोनों के चेहरे की बलि लेकर। लगता था निशान बनाकर ही रोग ने निरीह चेहरों पर चानामारी सी कर छेद दिया था। लड़की गोरी थी, पर जन्म से ही गूंगी और बहरी होने से चेहरा वज्र मूर्खा सा ही था। नंदी की अहिल्या गुलाब की कली थी, गोरा नहानी रंग, काले भंवरे सी पुतलियां और 8 अंगुल का चमकता माथा। ऊन की नाना रंग की फुंदे लगी टोपी और गुलाबी हरे फुअर से रंगों की मिलावट से बुना स्वेटर भी उसके सौंदर्य को नहीं ढांप सकता। नंदी की भाभी अपने कुत्सित बच्चों के चेहरों से उस सलोने चेहरे का मिलान करती और सारी भड़ास नंदी के मत्थे निकलती। सांड जैसा खबीस अपने बीवी बच्चों की भी सुध ना ले तो थोड़ी है साले पर। सुना सुना कर कहती, यहाँ कौन सी आमदनी है? मालती, वसंत, कुसुमाकर, हिंगाष्टक यही सब बेच बाच कर धेला पाई मिला तो बनिए के पैसे चुकाए। ऐसे दलिद्रों के पल्ले बांध दिया। मेरे मायके में मरी 20-20 भैंसें बंधी थी। नंदी भी नहले पे दहलाती। किसे सुना रही हो भाभी? वो दिन भूल गई जब तुम्हारे भैया को बाबूजी ने गरम कोट सिलवा कर दिया था? ठंड के मारे थर थर कांपते इसी दरवाजे पर तुम्हें लिवाने लुरबुरिया से खड़े हो गए थे। ऐसी 20-20 भैंसें बांधने वाले हमने बहुत देखे हैं। कर्कशा सावित्री की क्रोधाग्नि में घी की धारा पड़ जाती। एक ही धोती पहनकर वो चौके से बाहर निकल आती। कोई ना कोई बात तो हुई होगी जो खसम ने दूध की मक्खी सा निकाल दिया। ऐसी ही शर्म थी तो भाई की छाती पर मूंग दलने क्यों आ गई? खाने को तो 2.5 सेर खाती हो, 1.25 सेर दूध तो तुम्हारी बिटिया पीवे है। उस पर नखरे देखो मुई के। हाय भैया, मुझे लवंगा दीर चूर्ण ला दो, च्यवनप्राश ला दो, बड़ी कमजोरी हो गई है। हमें लूट कर मुटा रही हो बीबी, क्यों भाई भाभी का धुआं देखती हो? इसी बीच दोनों बेटे और गूंगी बेटी खाना मांगने लगे। ले धमाधम सावित्री ने उन्हें ही कूट दिया। चींची पेपे से सारा मोहल्ला गूंज उठा। आसपास के पड़ोसियों को बहुत दिन से ऐसी बढ़िया नौटंकी देखने को नहीं मिली थी। वे क्यों चूकते? रेवती रमण दुकान से लौटे तो चूल्हे में पानी पड़ा था। बहुत सारे पानी ने बहकर मिट्टी पुते चौके में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया था।
खुली दाल पर सहस्रों मक्खियां जुटी थीं। आटा गूंथ कर परात दूर पटक दी गई थी। चिमटा एक ओर पड़ा था, संडसी दूसरी ओर। चौका नहीं, जैसे पानीपत का युद्ध क्षेत्र था। यही वो चौका था जहां उनकी स्नेहमयी जननी नाना व्यंजन परस कर दोनों भाई बहनों को एक साथ खिलाती थीं। यह वही नंदी थी जिसके ब्याह के दिन वो फूट फूट कर रोया था। आज कलह ने ग्रह की श्री छीन ली थी। वो दबे पैरों से पत्नी के कमरे में गया। वो सांकल भिड़ा कर बंद थी। बहन के कमरे में झांका तो उसकी आंखें भर आई। रूखी लटों को हाथ से हटाती नंदी अहिल्या को सुला रही थी। चेहरा सूखा था, होठों पर पपड़ियां जमी थीं, साड़ी मैली थी, न बालों में तेल था न माथे पर बिंदी। नंदी, रेवती रमण ने बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने से अबोध अहिल्या जग गई और मामा की गोद में जाने को मचलने लगी। भैया, मुझे आज ही कलकत्ते पहुंचा दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नंदी का शरीर सिसकियों से कांप रहा था। बहुत सोच विचार के बाद रेवती रमण ने यही स्थिर किया कि जैसे भी हो बहन को उसके पति के पास पहुंचाना ही होगा। वो बहनोई के दोनों पांव पकड़कर समझाएगा। आखिर ऐसा क्या दोष है उसकी बहन में? वो पढ़ी लिखी नहीं है, यही ना? पर क्या वे जज साहब को पहले ही नहीं लिख चुके थे कि नंदी केवल कक्षा 4 तक ही पढ़ी है? स्टेशन से नंदी अहिल्या को लेकर अकेली ही अपने पति गृह जाने की जिद पर अड़ गई। जैसे भी वो भाई के सम्मुख अपना अपमान नहीं देख सकेगी। पति ने यदि उसे स्वीकार नहीं किया तो वो भागकर हुगली नदी में कूद जाएगी। भाई ने बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। बहन के जिद्दी स्वभाव को वे जानते थे। नन्ही भांजी को चूमकर उन्होंने सामान रिक्शे में रखवाया और नंदी अकेली ही पुत्री को लेकर चल पड़ी। जब नंदी अपने पति के द्वार पर आकर खड़ी हुई तो पति का वैभव देखकर दंग रह गई। नेपाली दरबान ने गेट पर ही रोक दिया। क्या है मां जी, किससे मिलना है? साहब से, उसने कहा था। साहब तो इतनी भिनसार किसी से नहीं मिलते, आप बैठिए। उसने एक बेंच खींच दी थी। ऐसे मिलने वाले तो दिन रात आया करते थे और कभी कभी तो साहब बाहर ही बाहर उनकी मांगें पूरी कर उन्हें बिना भीतर बुलाए ही रफा दफा कर देते। साहब से कहो मालकिन आई हैं, मैं बाहर नहीं बैठूंगी। प्रभुत्वपूर्ण डगे भरती वो भीतर चली गई। ऊंची ऊंची घुमावदार सीढ़ियां थीं। एक एक मोड़ पर पीतल के बड़े बड़े फूलदान थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी पीतल और चांदी की मढ़ी तस्वीरें थीं। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर एक विशाल आईना दीवार पर टंगा था। उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर नन्ही अहिल्या ताली पीटकर चीखने लगी। अम्मा देखो तुम और हम, अम्मा देखो तुम हम। और शायद उसी का कंठ सुनकर ड्रेसिंग गाउन डालकर कर्नल बाहर निकल आया। पति को देखकर नंदी और नंदी को देखकर कर्नल दोनों स्तब्ध थे। गुलाबी ऊन की कंछोपा टोपी और टखनों तक झूलते फ्रॉक को एक हाथ से समेटकर अहिल्या मूछों वाले रौबदार अजनबी पिता को देखकर माँ का आंचल पकड़ सहम कर सिमट गई। बहुत क्रोधित हो जाने पर पति की परिचित मुद्रा नंदी ने पहचान ली। वो उसके दुस्साहस पर क्रोध से थरथर कांपता कुछ देर मौन खड़ा रहा। फिर एक अवज्ञा मिश्रित विद्रूप से बोला, देखो आ गई हो, अब भुगतना भी पड़ेगा। यहाँ तुम्हें जैसे भी रखूंगा रहना होगा, समझी? क्या आने से पहले एक बार पूछ भी नहीं सकती थी? कितना कुछ कहना चाहती थी नंदी। उसने अपनी शिकायतों को दो के पहाड़े की तरह रट कर कई रातें काट दी थी, पर आज पति को सामने देखकर उसका समस्त साहस दुम दबाकर भाग गया। जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। कर्नल ने कमरे की ओर इशारा किया। बेटी को एक प्रकार से खींच कर ही आंसुओं से अंधी बनी आंखों से मार्ग टटोल कर वो कमरे में पहुंची। अहिल्या उसी तरह सिमटी सहमी चुपचाप बैठी थी। माँ के आंसू उसके लिए कोई नवीन वस्तु नहीं थे। रात दिन वो माँ को इसी प्रकार बिसूरते देखती आई थी। फिर मामी के कठोर स्वभाव ने उसके नन्हे हृदय को बहुत कुछ वय से पूर्व ही समझा दिया था। माँ और मामी की चकचक के पश्चात प्रायः ही काम चलाऊ अलगोज्या हो जाता। मामा के बच्चों से बोलने और खेलने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाता। अहिल्या माँ का आंचल पकड़ पकड़ पड़ोस में डोलती और जब उसकी माँ आंसू बहा बहा कर पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों से अपनी दुर्भाग्य की कहानी का सस्वर पाठ करती, अहिल्या बैठी बैठी सुनती और घर लौटकर निराले में गुड़िया को गोद में ले लेकर काल्पनिक पुरखनियों के गुट को अपने दुर्भाग्य की कहानी की ठीक माँ के ही शब्दों में पुनरावृत्ति करती। उसके सलोने चेहरे पर हंसी से दूधिया बचपन की मिठास मिट गई थी। दोनों ममेरे भाइयों की गालियों के संकलन से उसने अपने ज्ञान कोश को यथेष्ट समृद्ध बनाया था और बड़े मौके से उनका सदुपयोग भी कर डालती थी।
अम्मा, कौन था वो उल्लू का पट्ठा जो तुम्हें ऐसे डांट रहा था? आने दे मामा को, साले को खूब पिटवा दूंगी। माँ को आश्वासन देकर उसने कहा था और चट से नंदी ने हाथ से उसका मुंह दाब दिया। कोई आ रहा था। नमस्ते माँ जी। कंधे पर गमछा डाले उड़िया महाराज हाथ में ट्रे लिए उपस्थित था। एक प्लेट में कई बिस्कुट सजे थे। बिटिया के लिए गिलास में दूध है माँ जी, आप चाय पी लीजिए। सामान यहीं उठवा दूं सरकार? महाराज के विनय और सौजन्य से नंदी की आंखें भर आईं। गले में रुलाई उमड़कर दम घोटने लगी। आज तक किसी ने उसे ऐसे शिष्ट स्वर में नहीं पुकारा था। भाभी के राज में बर्तन मलने वाली महरी भी छुड़ा दी गई थी। इसी से दोनों हाथों में काली दरारें उभर आई थीं। मैं इन चीनी के बर्तनों में चाय शाय नहीं पीवे हूँ। बिटिया दूध पी लेगी और चीज़ें उठा लो। माँ के इस सर्वथा अनुचित अन्यायपूर्ण आदेश को अहिल्या नहीं सह सकी। नहीं, हम सब खाएंगे। दोनों पैर पटक पटक कर वो सतृष्ण दृष्टि से बिस्कुट की प्लेट को देखती रोने लगी। हाँ हाँ, हम बेबी के लिए बहुत सारी मिठाई भी लाएंगे, महाराज ने कहा और प्लेट थमा दी। आग्नेय दृष्टि से अहिल्या को देखती नंदी चुप रह गई। महाराज चला गया तो उसने अहिल्या को डपट कर कहा, कंगली छोकरी, जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं है। सबके सामने इज्जत उतार ले हुए है छोकरी। ए मरी, कैसी भकोस रही है? अभी अभी तो भैया ने स्टेशन पे दाल मोट लेके दी हैगी। माँ को अहिल्या ने ऐसी दृष्टि से देखा जैसे उसकी दृष्टि में संसार में सबसे बड़ी मूर्खा वही थी। हाँ, फिर मामा ने दाल मोट ले दी थी, बिस्कुट थोड़े ही ना ले दिए थे। आहा, इनके बीच मीठा भरा हैगा। मुन्ना चुन्ना और दीपा आएंगे तो धुत्ता दूंगी सालों को। अंगुलियां चाटती अहिल्या कल्पना के उस स्वर्ग के सिंहासन पर बैठी बिस्कुट खा रही थी, जहां उसकी मामी और उसके चुन्ना मुन्ना दीपा सतृष्ण दृष्टि से बिस्कुटों की उस भाग्यशाली राजकुमारी ही को देख रहे थे। महाराज कले के गिलास में नंदी के लिए चाय लेकर आया तो वो बिस्कुट की प्लेट साफ कर चुकी थी। चाय रखकर महाराज जाने लगा तो अहिल्या के धैर्य का बांध टूट गया। उसने इसी आशा में द्रुतगामी स्पीड से बिस्कुट साफ किए थे कि वो आदमी मिठाई लाएगा। उसके हाथ में मिठाई नहीं देखी तो उसने अपने अधीर चित्त को मन ही मन आश्वासन दिया कि अब वो जेब से पुड़िया निकालेगा। पर जब वो कोरे ही हाथों लौट गया तो उसने पुकारा, ए आदमी, मिठाई क्यों नहीं लाए? बोलो, झूठ क्यों बोले? अब देखना भगवान जी तुमको गनेल बना देंगे। उस सर्वथा मौलिक शाप का दुरूह अर्थ न समझकर परिहास रसिक बूढ़ा खड़ा हो गया। गनेल क्या बिटिया? हाय राम, कैसा आदमी है रे, गनेल नहीं जानता? देखो, सींग निकालकर ऐसे रेंगता है। अहिल्या जमीन पर 2 उंगलियां सिर के पास उठाकर रेंग रेंग कर बताने लगी थी कि दरवाजा खोलकर कर्नल आ गया। अहिल्या सहम कर फिर माँ के पास खिसक आई और फुसफुसा कर बोली, बाप रे बाप, अम्मा फिर वही कनकट्टा आ गया, अब जरूर कान काटेगा। दोनों हाथों से कानों की सुरक्षा का उचित प्रबंध कर वो माँ के आंचल के नीचे दुबक गई। महाराज भी चुपचाप खिसक गया। देखता हूँ लड़की को भी अपनी तरह जंगली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 1-2 दिन में ही स्कूल भेजना होगा। अहिल्या सांस रोके कान पर हाथ धरे सुन रही थी। देखो नंदी, बहुत दिनों बाद पति के मुख से अपना नाम सुनकर नंदी का हृदय आनंद से धड़क उठा। शायद अब कर्नल अपने अनुचित दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगेगा। मन ही मन नंदी पति पर पसीज कर क्षमादान देने को भी तत्पर हो गई, पर तीर की तरह कर्नल के कठोर शब्द उसकी छाती पर लगे। मुझे अक्सर दौरे पर बाहर रहना पड़ता है। रात, आधी रात मेरे कमरे में दसियों तरह के मिलने वाले आते रहते हैं। तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। मेरे किसी काम में तुम दखल नहीं दे सकोगी। अगर इस समझौते के लिए तुम तैयार हो तो शौक से रहो। 3-4 दिन बाद इस बिगड़ैल छोकरी को बोर्डिंग स्कूल में डालना होगा। मैं आज ही एक अंग्रेजी स्कूल को लिख रहा हूँ। कल दर्जी आकर इसके कपड़े तैयार कर देगा। हाथ के सिगार का जला टुकड़ा फेंक कर कर्नल जाने लगा तो अहिल्या, जो पहले से ही बड़े मनोयोग से थूक का बमगोला तैयार कर रही थी, तनकर खड़ी हो गई और थू कर कर कर्नल की ओर थूक कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, नहीं जाऊंगी। और फिर भागकर माँ की गोदी में सिर डालकर जोर जोर से रोने लगी। संध्या होने तक नंदी के कमरे में सामान लगाकर बड़ा पलंग डाल दिया गया था। गद्दे पर चौखानी चीकड़ सी चादर को बड़े यत्न से लपेटकर उड़िया महाराज प्रभाकर ने एक कोने में रख दिया। तकिए पर चढ़ा सफ़ेद लट्ठे का तकिया गिलाफ महल से अपना श्वेत चोला कपका छोड़ चुका था। उस पर नीले पीले और चटक लाल रंगों से लिखा था गुड नाइट, जिसे नंदी ने रात भर बैठकर काढ़ा था। कड़वे तेल डले सिर के निरंतर सहवास से कड़े फूलों का गुच्छा और अंग्रेजी के शब्द पीले पड़ गए थे। उस गिलाफ को उतार कर प्रभाकर ने एक धुला चीनिया कढ़ाई का गिलाफ चढ़ा दिया।
रजाई का मार्किनिया गिलाफ उतारने लगा तो उसका माथा दुर्गंध से चकरा गया। स्थान स्थान पर पानी के धब्बे थे, जिन पर लिहाफ का कच्चा गुलाबी और हरा रंग छूट कर लग गया था। पानी गिर गया है लगता है माँ जी, धोबी को डाले देता हूँ, बड़े विनयपूर्ण स्वर में महाराज ने कहा। तभी अहिल्या दुष्टता से मुस्कुराकर बोली, पानी नहीं है, हम पेशाब किए हैं। प्रभाकर ने उस दुर्दांत बालिका की ओर देखा। न जाने कैसी ममता से उसका बूढ़ा हृदय भराया। उसकी अपनी बिटिया भी तो ऐसी ही थी। आज होती तो उसके बच्चे भी हो गए होते। गिलाफ उतार कर उसने बिस्तरे की शिकन दूर की और नम्र स्वर में बोला, माँ जी, रात का खाना क्या होगा? आज तो मेरी एकादशी है, मैं तो फल खाऊं हूँ, सो ही ले आइयो, नंदी ने अनिच्छा के स्वर में कहा। हम तो सब खाएंगी, पूड़ी, पापड़, रायता, चटनी और क्या नाम से अचार, मुरब्बा। अहिल्या उन्हीं वस्तुओं का नाम गिनाने लगी जो उसे कई दिनों से नसीब नहीं हुई थीं। चुप कर मरी, बकर बकर कर दिमाग चाटे है। एक टकोरा मार कर नंदी ने उसे चुप कर दिया, पर वो माँ के हाथ की मार की आदी हो गई थी। पूड़ी, रायता, पापड़ और क्या नाम कहे हैं, कचौड़ी, इमरती, अच्छा सब कुछ लाना, हम सब खाएंगी। तू क्या खाएगी बत्तो? वो समय की चपेटों से बुरी तरह जर्जरित एक भयानक आकृति की गुड़िया को छाती से लगाकर पूछने लगी, क्या खाएगी मेरी बिट्टो? मामी ने मारा है? चुप 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 चुप, चुमकार कर वो बोलती ही जा रही थी। अब हम तेरे बाबूजी के पास जाएंगे, अच्छा बत्तो? उतारे गिलाफ का दुपट्टा ओढ़कर वो क्षण भर में मंजी पुरखिन बनकर हाथ मटका मटका कर बोलने लगी, मेरी मामी को ले जाए बाग, हम अपनी बत्तों को मोटर ले देंगी। स्वगत भाषण ने महाराज को परिस्थिति स्पष्ट कर समझा दी और कुछ ही क्षणों में नौकरों के सागर पेशे में हवा की भांति ये समाचार फैल गया कि मायके के दुर्व्यवहार से ऊब कर मांझी स्वामी द्वारा परित्यक्ता होने पर भी आ गई हैं, पर साहब अभी भी बहुत नाराज हैं। चलो, अब दिन रात की दावतों और पीने पिलाने वालों से तो छुट्टी मिली, नौकरों ने कहा, पर छुट्टी मिली नहीं। जिस निर्विकार भाव से नंदी ने अपने आप ही अपने दुर्भाग्य का वर्ण कर लिया, वो वास्तव में स्तुत्य था। वो दिन भर अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ती, सड़क की ओर ही खिड़की खुलती थी, उसी से छन छन कर जाड़े की गुलाबी धूप पूरे कमरे में आकर बिखर जाती। सड़क के दोनों ओर हर्रे के वृक्षों की कतार थी। सड़क के पास ही एक बोर्ड पर लिखा था, हरीद की बगान लेन। दिन भर बग्घी, मोटर और भीड़ भाड़ का तांता लगा रहता। सामने एक वृहद छात्रावास था। हंसती खिलखिलाती रंगीन छात्राओं का दल भोर होते ही पक्षियों सा कूजन कर उठता। एक ही महीने में नंदी उस परिचित दृश्य को देखने की अभ्यस्त हो गई। कर्नल को अचानक एक माह के लिए बंबई जाना पड़ा। अहिल्या को स्कूल भेजने का प्रसंग भी शायद अपने कार्यरत जीवन में कर्नल भूल गया था। कुछ ही दिनों पहले एक नितांत अपरिचिता प्रतिवेशनी ने नंदी के शुष्क जीवन में रस घोल दिया था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी अहिल्या की चोटी गूंथ रही थी कि पर्दा खोलकर एक छिपछिपी गढ़न की सुंदरी सी किशोरी आ खड़ी हो गई। निकट आने पर नंदी ने देखा वो किशोरी नहीं, 24-25 वर्ष की तरुणी थी। पान और दोगते से उसके दोनों होंठ रंगे थे, मांग में गाढ़े सिंदूर की रेखा थी। दोनों हाथों में शाखा और सोने की कई गाछा चूड़ियाँ थीं। चौड़े लाल पाड़ की धोने खाली डोरियादार साड़ी का घूंघट सा खींचकर उसने झुककर नंदी को प्रणाम किया तो मुखरा अहिल्या जोर जोर से ही पूछ बैठी, माँ कौन है ये? है अम्मा, कौन है ये? आहा की मिष्टी, हम तुम्हारी माशी गो। आपकी प्रतिवेशनी शांति हूँ दीदी, मल्लिक बाबू की पत्नी। कई दिन से आपसे मिलने को तड़प रही थी, पर सुना साहब यहीं थे, इसी से नहीं आई। नंदी की आंखों में शांति का हंसमुख चेहरा बस गया। कलकत्ते की चौड़ी सड़कों पर भागती ट्राम गाड़ियाँ, हर्रे के पेड़ और धुएं से काला कलकत्ते का मैला सा आकाश, सब कुछ अब नंदी को बासी लगने लगा था। शांति थी एकदम ताजी कुंदकली। शांति का मायका लखनऊ में था, इसी से वो साफ हिंदी बोलती थी। शांति की बिटिया लखनऊ अपनी नानी के पास ही रहती थी। एक छोटा पुत्र था, उसी को लेकर वो दिन भर नंदी के पास बैठी रहती। दीदी, तुम अपने साहब के कमरे में क्यों नहीं सोती? एक दिन शांति ने उससे पूछ लिया। अपनी आहत गीली दृष्टि झुकाकर नंदी चुप रह गई थी। उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। बरामदा झाड़ने वाली चारूबाला, उड़िया प्रभाकर, गोरखा दरबान, क्या इन सबकी दृष्टि में वो यही मूक प्रश्न नहीं देख चुकी थी? सबको उसकी आहत दृष्टि का मौन उत्तर ही मिला था।
उसे कलकत्ते आए 1 माह से भी ऊपर होने को था और वो कर्नल को केवल एक ही बार देख पाई थी। एक बड़े से कमरे में कहीं बाहर से आकर भटक गई फंसी गौरैया की ही भांति वो इधर से उधर फड़फड़ाती थी, पर बाहर जाने का मार्ग नहीं था। एक दिन वो कमरे की खिड़की पर बैठकर गाड़ियों का आना जाना देख रही थी कि नित्य की हाँक लगाकर गले में ट्रे बांधे फेरी वाला खड़ा हो गया। चाय, क्रीम चाय, पोमेट चाय, माथार, किलीप, कांटा चाय। और अहिल्या मचल गई कि वो फेरी वाले से कुछ लेगी। फेरी वाले के जादू को भी फीका करता हुआ एक और जुलूस सा चला आ रहा था। अहिल्या अपनी जिद भूलकर उसे ही देखने लगी। बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़ी तंबूनुमा काठ की पहिएदार गाड़ी पर आशालता बीड़ी सुंदरी का विज्ञापन चला आ रहा था। आगे आगे लचीले शरीर को नचाती रंग पाउडर से पुती एक नाचने वाली गा रही थी। रिम के झीम के चूड़ा मूड़ी खाए, जानी ना बालिका कौन पथे जाए, दादा कौन पथे जाए, आमार नामटी आशालता ताई की जानू ना, एक पैशार बीड़ी खाइए देखो ना, ओ दादा खइयो देखो ना। नंदी के ना कहने तक अहिल्या चट से मेज पर रखा अधन्ना लेकर छू हो गई। दुर्भाग्य से कर्नल उसी समय अपनी राजसी ब्यूक में बम्बई के दौरे से लौट रहा था। उसके पार्श्व में उसका ड्राइवर बैठा था और पीछे की सीट में थे उसके सेक्रेटरी सरकार बाबू। कर्नल को बीड़ी सुंदरी की विराट देह को पार कर कार निकालने में असुविधा हुई। ब्रेक देकर कार रोकी तो धक रह गया। नंगे पैर बाल भूतनी से फैलाए, जूट की हरी सुत्तन और लाल फ्रॉक पहने उनकी राजकन्या नाड़ा लटकाए आशालता बीड़ी खरीद रही थी। ड्राइवर बड़ा ही सूस व्यक्ति था। अभी अभी कुछ देर पहले स्टेशन पर ही कर्नल ने उसे बिना स्त्री की वर्दी पहनकर आने के लिए बुरी तरह लताड़ा था। कर्नल को लगा कि बिटिया को पहचान कर हरामखोर मूंछों ही मूंछों में हंस रहा था। और सरकार, क्या वो घर जाते ही अपनी पत्नी मल्लिका से नहीं कहेगा? क्रोध से दांत पीसता वो अपनी बारादरी पर ही उतर गया। सरकार को वहीं से घर भेज दिया और धड़धड़ा कर सीढ़ियां चढ़ गया। नंदी को पति के आने की सूचना मिल गई थी। वो अभ्यर्थना के लिए कर्नल के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। कर्नल ने उसे वहीं पर चीर कर धर दिया। क्यों जी, तुमसे इतना भी नहीं होता कि लड़की को सड़क पर जाने से रोक सको? अभी अभी इतने कपड़े सिलवा कर दिए हैं, क्यों नहीं पहनाए? पिन्हाए तो थे, लाल फिराक ही तो पहने थी लौंडिया। और उसके नीचे तुमने जो हरी सलवार पहनाकर एकदम गार्ड की झंडी बना दिया है उसे। गवार ही नहीं, जंगली हो एकदम। बीड़ी खरीद रही है छोकरी, मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। नंदी रोती सिसकती अपने कमरे में गई। बीड़ी को उल्टा सीधा चबाकर किसी प्रकार से भी स्वाद न पाकर अहिल्या उसे नोच नोच कर कमरे में बिखेर रही थी कि नंदी ने लपक कर उसे चाटा धर दिया। पति का क्रोध संतान पर निकालना स्त्री जाति का स्वभाव सिद्ध अवगुण है। और जाएगी छोकरी? ले ले, मर जा और ले ले, तुझे माता निकले, तेरी ठठरी उठे। वो अमानुषिक रूप से उसे कूटने लगी। नन्ही अहिल्या के रुदन से कोठी गूंज उठी और कर्नल कार निकालकर फिर चला गया। फूहड़ पत्नी की गालियां उसके कानों में गोलियां सी दाग रही थीं। उस दिन वो रात भर नहीं लौटा और दूसरे दिन 2 बजे बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों से सूटकेस भरकर उसने अहिल्या को बुलवा भेजा। नंदी जप कर रही थी, जब के बीच वो बोलती नहीं थी। फुसला कर प्रभाकर ने अहिल्या को गोदी में उठा लिया और बाहर लेकर चला गया। जब कर नंदी उठी तो अवाक रह गई। अहिल्या का हुलिया ही बदल गया था। ये तो कोई मेम की बिटिया थी। उत्कोच से सयानों को ही नहीं, नन्हे सरल बच्चों को और भी सुगमता से लपेटा जा सकता है। अहिल्या ने एक बड़ा प्यारा गुलाबी फ्रॉक पहना था। हाथ में एक उसी के कद की जापानी गुड़िया थी। अपने फर लगे दामी लाल ओवरकोट के गुदगुदे कॉलर में गाल घिसकर वो बोली, अम्मा देखो तो कैसा मुलायम है। हम घूमने जा रही हैंगी मोटर कार में प्रभाकर दादा के साथ। अबेर मत करियो प्रभाकर, ठंड हैगी। प्रभाकर की आंखों में उसके प्रति असीम करुणा का सागर उमड़ रहा था। ये नंदी नहीं देख पाई। बड़ी रात तक प्रभाकर नहीं लौटा तो उसका माथा ठनका। बड़ी देर बाद प्रभाकर लौटा और सिर झुकाकर नंदी के सामने खड़ा हो गया। बिटिया कहाँ है प्रभाकर, बड़ी देर कर दी? माँ जी, बिटिया तो मद्रास गई साहब के साथ, वहीं स्कूल में पढ़ेंगी। अपराधी प्रभाकर की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। उसने पहले ही मालकिन को सूचना क्यों नहीं दे दी? चकराकर धप से नंदी कुर्सी पर ही दोनों हाथों से चेहरा ढांक कर बैठ गई। चुपचाप जाकर प्रभाकर शांति को बुला लाया था, पर उस दिन वो एकांत चाहती थी। उसकी अहिल्या, जिसकी ममता का आधार लेकर उसने अपने दुर्दिन की घड़ियां काट ली थीं, उससे छीन ली गई थी। दीदी, छुट्टी में तो घर आएगी, धीरज धरिए, भगवान सबकी सुनता है। शांति ने कितना समझाया।
मेरी कब सुनी है कि भगवान ने, हाय मरी बिलबिला रही होगी। नंदी बिलक उठी। बेचारी क्या जानती थी कि बच्चों का सरल मन हर मजबूरी से बड़ी सुगमता से समझौता कर लेता है। थोड़ी देर को उसने अम्मा को याद किया था, पर दूसरे क्षण वो नई गुड़िया को छाती से लगाकर ट्रेन के हिचकोलों में सो गई थी। उसके गुलाबी कपोलों पर चॉकलेट के दाग सन गए थे। भागती रेलगाड़ी से कोसों दूर अंधेरे कमरे में उसकी अभाग्नी माँ पागलों की तरह कभी उसकी नन्ही तकिया को उठाकर छाती से लगा रही थी, कभी उसकी परित्यक्त निर्जीव गुड़िया को उठाकर चूम रही है। ये वो क्या जानती थी? कर्नल अपनी सोई पुत्री को देख रहा था। आश्चर्य था कि बच्ची के चेहरे का कहीं भी माँ के नैन नकश से कोई मेल नहीं था। यदि होता तो शायद कर्नल उसकी ओर देख भी नहीं सकता। नंदी के प्रति उसे ऐसी नफरत न जाने क्यों थी। न वो इसकी कोई कैफियत पाता था और न ही पाना चाहता था। काश नंदी में कहीं भी उसके सामाजिक स्तर को ग्रहण करने की गुंजाइश होती। जब कभी कर्नल उसे अपनाने का, उसे सुधारने का संकल्प लेकर आगे बढ़ता, अपने फुअड़ पहनावे और बोलचाल के हथियार से वो उसे दूर ढकेल देती। कर्नल ने अब सोचना ही छोड़ दिया था, किंतु पुत्री के भविष्य को किसी भी प्रकार नंदी के हाथों सिरजे जाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। इसी से उसने अविलंब ऊटक मंड के कॉन्वेंट स्कूल में उसे भर्ती कर दिया। मदर मारिया ने बड़े प्यार से उसे गोदी में लिया तो वो दांत काट कर रोती भागने लगी। लाल लाल गोरे से चेहरे वाली ऐसी मेम उसने कभी देखी नहीं थी। उस पर काला झब्बा और हुड देखकर वो डर गई, पर मदर ने हंसकर उसे प्यार से फिर बुलाया और वो डरती डरती मदर के पास आ गई। मदर की नीली आंखों के स्नेह और करुणा ने कैसे कैसे जंगली और उद्दंड बच्चों को जीत लिया था। आप चिंता न करें मिस्टर पांडे, आपकी पुत्री यहाँ बड़े आराम से रहेगी। निश्चिंत होकर कर्नल लौटा तो उसने नंदी को बुलवा भेजा। सूजी आंखें, लाल नाक और विषाद की साक्षात मूर्ति देखकर उसकी घृणा ने फिर सिर उठा लिया। नंदी रो धोकर कोई लाभ नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस स्कूल में मैंने अहिल्या को डाला है वहाँ का 1 महीने का खर्चा ही 200 रुपये माहवार है। तुमसे मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे किसी भी काम में दखल नहीं दे सकोगी। एक बात और है, कल मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया है। जब तुम नहीं थी तो बात दूसरी थी, पर जब यहाँ हो तो तुम्हें दावत में भी आना पड़ेगा। देखो नंदी, दावत में अगर तुमने किसी तरह का पाखंड दिखाया या कच्ची पक्की रसोई का बवेला उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बगुला के पंख से बिछौने पर ही कर्नल अधलेटा दाढ़ी बना रहा था। आज नंदी ने पहली बार कलकत्ता आकर पति को उजाले में देखा था। आंखों के ऊपर का मांस उभर कर फूला फूला सा झूल रहा था। चेहरे पर, शरीर पर किए निर्मम अत्याचारों की स्याही सी फूक गई थी। चेहरा अभी भी भरा भरा था, पर अब उस चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली नहीं, नशे की तमतमाहट थी। समझ गई ना? ढंग से कपड़े पहनकर 8 बजे मेरे कमरे में आ जाना। कपड़े हैं या नहीं? पहली बार पति ने उसके कपड़ों की सुध ली थी। वर्षों के उपालंब आंखों से बरस न पड़े, यही सोचकर वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। जहां एक ओर कर्नल के राज्य में अशरफियों की लूट थी, वहां दूसरी ओर नंदी के लिए कोयलों तक में सील मोहर लगी रहती। पति का रत्न कोष उस बेचारी के लिए बंद ही रहता। एक और रुपया पानी की तरह बहाया जाता था, पर गृह स्वामिनी की कमर में चाबी का एक निरर्थक गुच्छा ही झूलता था। नंदी के तिक्त बटुए का मुंह सदा भिखारी के हाथ की भांति फैला रहता। स्त्री के लिए हाथ में पैसा न रहना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि नारी स्वभाव से ही उदार होती है, परिस्थितियां ही उसे कृपण बनाती हैं। किंतु पुरुष रहता है स्वभाव से ही कृपण, परिस्थितियां ही उसे उदार बनाती हैं। कभी कभी मायके से ही तीज त्योहार में पैसे आते तो वो लुका छिपा कर रख लेती। भैया के कई पत्र आ गए थे। बहन उन्हें बार बार अपने सुख और समृद्धि का समाचार ही देती। ससुराल में कैसा ही कठोर संघर्षमय जीवन हो, कितना ही आर्थिक अभाव हो, नंदी किसी भी प्रकार अपने दुख के स्वर को कर्कशा भाभी के कानों तक नहीं पहुंचने देती। बक्स खोलकर उसने एक नीली कश्मीरी सिल्क की साड़ी निकाली। उसके भैया ने कश्मीरी फेरी वाले से ही उसे तीज पर खरीद कर दी थी। आज तक उसने कभी पहनी भी नहीं थी। बिना स्त्री की गुड़ी मुड़ी सी साड़ी के साथ काले साटन के जरी पट्टी ब्लाउज में वो कितनी फुहड़ लग रही थी, वो बेचारी क्या जानती। पर ठीक समय पर शांति ने आकर उसे बचा लिया। नहीं दीदी, इन कढ़ी साड़ियों का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। रुको, मैं अभी अपनी एक साड़ी ले आती हूँ। तुम्हारी दावत में तो कलकत्ते की एक से एक फैशन की परियां आएंगी। भागकर शांति अपनी एक नीलांबरी साड़ी ले आई। चौड़े सुनहरे पाड़ को ढंग से माथे पर डालकर शांति ने नंदी का परिपाटी से जूड़ा बनाया। आधे ललाट को सिंदूर के रुपए के आकार के टीके से
नंदी मनहूस बना डालती थी। शांति ने छोटी सी बिंदी लगाई, मांग भरी और अपना ही एक हल्के आसमानी रंग का जरी का ब्लाउज पहना दिया। कानों में अपने ही कटकी सुनार के बनाए कानपाशा लटका दिए और गले में डाल दिया गिन्नी हार। कौन कहेगा ये वही नंदी है जो कुमाऊं की एक वस्त्रा होकर खाना पकाने की परंपरा को न त्याग सकने के कारण एक मैली सी पतली धोती में सुमेर युगलस्तनी बनी फुहड़ सी चौके में ही घुसी रहती थी। आहा दीदी, देखो कैमोन मायने छे। गर्व से शांति उसे देखने लगी। प्रभाकर बुलाने आया तो बूढ़ा भी कुछ क्षण को हतप्रभ हो गया। नंदी पति के कमरे में गई और कर्नल भी उसे आश्चर्य से देखने लगा, जैसे आज वो अपनी पत्नी को पहली बार ही देख रहा था। देखो नंदी, सबसे नमस्ते कहना और बोलना मत। मेरा मतलब है कम बोलना। मेरे एक मित्र आएंगे, मिस्टर सिविल्स्टन, अंग्रेज हैं, उनकी मेम भी आएंगी, उनसे हाथ मिलाना होगा। ऐसे देखो। नंदी का हाथ पकड़कर उन्होंने हिला हिला कर दिखाया। पति का स्पर्श पाकर नंदी के हृदय में बिजली का सा झटका लगा। कैसी भूल थी उसकी। वो तो सोच रही थी कि पति की ममता उसने त्याग दी है। बहुत दिन पहले अहली उसकी गोद में गुलाब का फूल डाल गई थी। सुबह वो सुख सागर पढ़ने लगी तो उसी गुलाब की सूखी पंखुड़ी उसके हाथों में आ गिरी। उस दिन उसने उस फूल लेकर सुख सागर ही के पृष्ठों के बीच दाब दिया था। उस सूखे गुलाब को देखकर अहिल्या की स्मृति सजीव हो उठी थी। उसी सूखे गुलाब की पंखुड़ियों की भांति उसके पति और पुत्री के मुंह की पंखुड़ियां भी सूख गई थीं। दिन पर दिन उसके व्रत और अनुष्ठान बढ़ते जा रहे थे। कभी वो बेलूर मठ चली जाती और कभी चली जाती स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम में। आश्रम क्या था, एक पुराने खंखड़ मंदिर के प्रांगण में ही अवधूत बूढ़े बाबा रहते थे। उनके पास जाकर नंदी के दग्ध हृदय को कितनी शांति मिलती थी। चिन्मयानंद को वो अपने मायके से जानती थी, जब वो छोटी सी बच्ची थी। बाबा रामकृष्ण आश्रम के स्वामी जी के साथ स्वामी जी उसके भैया के पास आते थे। कई कई बार वो उनके कमंडलू का विचित्र सा टोपा पहनकर भाग जाती थी और वे उसे लाठी लेकर मारने का उपक्रम करते, घर भर का चक्कर लगाते थे। कलकत्ते में अचानक एक दिन उन्हें देखकर नंदी आनंद से रो पड़ी थी। जब नंदी ने अपने पति के विचित्र व्यवहार की बात बतलाकर संन्यास दीक्षा देने का आग्रह किया तो वे गंभीर हो गए थे। देखो बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पति हैं, संतान है, तुम्हें संन्यास और वैराग्य से कैसा लगाओ। जा, भाग जा, खबरदार जो अब यहाँ आई। घर जाकर गृहस्थी में अपना चित्त लगा। फिर भी नंदी जिद करती रहती। एक दिन वो गई तो बाबा जी की कुटिया खाली थी। बाबा तो बद्रीनाथ गया माई। एक शिष्य कुटी को झाड़ू बुहार कर अपने लिए साफ कर रहा था। सोच विचार के उधेड़बुन में वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। अतिथियों के आते ही उसे अभ्यर्थना करने द्वार पर जाना होगा, ये उसे कर्नल समझा चुका था। घर से कार का शब्द हुआ और वो उठ गई। कितने सारे अतिथि थे। रंगीन रेशमी वस्त्रों की सर्र फर्र, गहनों की चमक दमक, होंठों और गालों के रंग की लाली देखकर सरला नंदी बौरा सी गई। कभी वो किसी मेम से टकरा जाती, कभी किसी साहब से। सब आ आकर लंबे चौड़े दीवान खाने की असंख्य गद्दीदार कुर्सियों में धंस गए। पति की कुर्सी के पास ही एक खाली सोफे पर नंदी बैठ गई। कैसा आश्चर्य था कि इतने सारे विचित्र लोगों के बीच आकर भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर किसी झुंझलाहट या क्षोभ की रेखा भी नहीं उभरी थी। मन ही मन वो स्वामी जी का ध्यान कर रही थी। पास ही बैठी रंगी पुती छिछोरी आकृतियों में भी उसे स्वामी जी का शांत गंभीर झुर्रीदार चेहरा ही उभरता नजर आ रहा था। पति के रंगीले संसार में होकर भी वो जैसे वहाँ नहीं थी। उसकी आत्मा वासना और विकार से बहुत ऊपर उठ गई थी। इतने में ही किसी का स्पर्श पाकर वो चौंकी। नमस्कार, मैं मल्लिका हूँ। कहिए, कैसा लग रहा है कलकत्ता? नंदी ने चेहरा घुमाया तो मल्लिका सरकार को सांप सा सूंघ गया। बाप रे, कैसी अद्भुत दृष्टि है इस सात्विकी चेहरे की। लगता है पलक मारते ही सब जान गई है। पर छी छी, कैसी बेतुकी जोड़ी है। कहाँ अंग्रेजी लिबास और भाषा का धनी कर्नल, कहाँ ये फुहड़ सी पत्नी। रंग ही गोरा हो जाने से तो सुंदरी नहीं कही जा सकती, मन ही मन मल्लिका सोच रही थी। ठीक है, पर मुझे तो बहुत पसंद नहीं आया कलकत्ता, कहकर नंदी ने एक बार उसकी ओर फिर देखा। तो यही है मल्लिका जिसके विषय में नंदी बहुत कुछ सुन चुकी थी, शांति से, प्रभाकर से, चारू से, पर आज अपनी आंखों से भी देख लिया। पान दोगते से उसके विलासी अधर टुक टुक लाल थे। काजल से आयत कर्ण चुंबी नयनों के कुटिल कटाक्ष बार बार कर्नल को ही ढूंढ रहे थे। नीली साड़ी पर जरी का चमकता पल्लू बिजली की नीली रोशनी में झिलमिला रहा था। हाथ के बटुए को हिलाती वो उठ गई। अच्छा मिसेस पांडे, थोड़ा ताश खेलाऊं, फिर आपसे बातें होंगी।
उठकर वो दूर नहीं गई, कर्नल की मेज पर ही उछक कर बैठ गई और बड़ी आत्मीयता से उसकी ताश की गड्डी हाथ में लेकर पत्ते देखती हुई नंदी की ओर देखकर मुस्कुरा दी। एकाएक नंदी का चित्त खिन्न हो गया। संसार में कौन सी ऐसी पत्नी होगी जिसका हृदय अपने पति के पार्श्व में बैठी सौत को देखकर खिन्न नहीं हो उठता। और मल्लिका सरकार उसकी सौत ही तो थी। राखाल सरकार उसके पति के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, बड़े ही नम्र और मिष्टभाषी। पहले उन्हें नंदी ने बंगले पर ही देखा था। फिर एक दिन वो शांति से उसके स्वभाव की प्रशंसा कर रही थी कि शांति उबल गई। खाक सज्जन पुरुष है, हिजड़ा है, अहमक पुरुष होता है तो क्या अपनी पत्नी को कहकर वो जीभ काट कर चुप हो गई थी। पर कस्में दिलवाकर नंदी ने उससे सब बातें उगलवा ही ली थी। मल्लिका राक्षसी है दीदी, जैसे भी हो अपने साहब को बचाना ही होगा आपको। साहब ने कितने सारे गहने गड़वा दिए हैं, हुगली के पास बहुत बड़ी दुमंजिली कोठी भी बनवा दी है। बच्चे हैं नहीं, सास को मार पीट कर काशी भगा दिया है। एक नंद थी, उसे भी ब्याह दिया है। जब से सास ने काशीवास लिया खूब गुलछते उड़ाती है ससुरी। पता नहीं क्या देखा साहब ने, तुम्हारी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। पर पुरुष को क्या केवल नारी का सौंदर्य ही बांधता है? कभी सुंदरी पत्नी पति को वश में नहीं कर पाती और कभी काली कलूटी चुड़ैल सी बदशक्ल स्त्री भी सुंदर पुरुष को अपने काले चरणों का दास बनाकर छोड़ देती है। इकहरे बदन की मल्लिका के चेहरे में सिवाय दो बड़ी बड़ी धनुष सी खिंची आंखों के और कुछ भी नहीं था, किंतु उन्हीं दो रसीली आंखों ने उसके मादक यौवन की बागडोर संभाल ली थी। उस चंचल मुखरा रमणी के कटाक्षों में, हंसी में, आचरण में कहीं भी संयम का अंकुश नहीं था। बार बार कुशलता से वो झीने आंचल को अपने उन्नत उरोजों के उभार से जानबूझकर गिरा गिरा देती और त्रसित चातकी की दृष्टि से कर्नल को ही अपनी मुग्ध चावनी में बांधकर गर्व से नंदी की ओर देखकर मूक चुनौती दे डालती। नंदी के पति ने कभी उसे ऐसी आंखों से नहीं देखा था। वो मल्लिका की ओर देखता तो आंखों में लाड़ छलक उठता। एक बार तो दोनों में ताश का बंडल लेकर छीना झपटी हो गई और बड़ी ही आत्मीयता के अधिकार से एक झटका देकर मल्लिका ताश लेकर खिलखिलाती दूर भाग गई। नंदी स्तब्ध बनी सब कुछ देख रही थी। अपने जिस हृदय को वो शुष्क समझ बैठी थी वो तो अभी भी रस से छलक रहा था। ईर्ष्या से वो कांप उठी। सौतिया डाह उसकी मांस मज्जा को दग्ध कर गया। एक चपला नारी से पति की सामान्य प्रणय के लिए देखकर ही वो कांप उठी थी। दावत बड़ी जोर शोर से रंग में आ रही थी। अभी तक पीने पिलाने का ही दौर चल रहा था। एक एक कर सब नशे में चूर थे, किसी को तन बदन का भी होश नहीं था। नंदी आतंकित होकर एक मखमली पर्दे की आड़ में पियानो के पीछे जाकर दुबक गई। वहीं से उसने देखा कर्नल मल्लिका के मुंह में कबाब ठूसता उसी पर झुका जा रहा था और वो बड़े खिलवाड़ की भंगिमा में इधर उधर मुंह बचा बचा कर निर्लज्ज हंसी हंसती कर्नल को नचा रही थी। नशे में चूर लड़खड़ाते पैरों से मल्लिका के पीछे भागते अपने सौंदर्य भोगी पति पर नंदी को सहसा ऐसी घृणा हुआ आई कि कसकर मल्लिका को और कर्नल को चाटा मारने को वो व्याकुल हो उठी। पर बड़ी चेष्टा से उसने अपने को रोक लिया। खिड़की से ही कूदकर वो अपने कमरे में चली आई और पागल की तरह अकेली ही चक्कर लगाने लगी। अब वो क्या करेगी? जानबूझकर तो मक्खी नहीं निकली जाती। क्या भाई के पास चली जाए? पर भाभी का व्यवहार क्या इतनी जल्दी भूल सकती थी? एक ही उपाय था। पति के लिए अब उसके हृदय में कोई भी भावना शेष नहीं बची थी। रह गई अहिल्या, वो भी अब पिता की ही सगी होगी, माँ की नहीं। अब उसे स्वामी जी के चरणों की पावन धूल तार सकती थी। उनके पास एक बाल कटी बंगाली प्रौढ़ा रहती थी। सुना था बहुत बड़े किसी सिविल सर्जन की पुत्री थी। विवाह के बाद पति उसे उसके काले रंग के लिए क्षमा नहीं कर सका था और वो पिता के पास भाग आई थी। पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। पिता की मृत्यु हो गई थी। अब वो स्वामी जी के पीछे छाया सी घूमती। उस तापसी के काले चेहरे पर कैसी अद्भुत शांति और संतोष की चमक थी। एक गेरुआ साड़ी पहने वो दिन भर कीर्तन गाती रहती थी। उसी की तरह सिर मुड़ाकर गेरुआ वसन पहनकर नंदी हृदय के दुख को भुला देगी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो उसी दिन भाग गई थी, फिर नहीं लौटी। कर्नल भी जिद्दी पत्नी के स्वभाव से परिचित था और नंदी भी जानती थी कि उसका दम्भी पति कभी भी उसे लिवाने नहीं आएगा। दोनों में से एक भी चूकना जानता तो गृहदाह होने से बच जाता। धीरे धीरे कर्नल के समाज में ये समाचार फैल गया कि मिसेस पांडे ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। शेष अगले भाग 2 में।